नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 17th वीडियो। और अभी तक हमने इस चैप्टर में जहाँ तक पहुँचे हैं एज पर क्वेश्चंस के लेवल पे, पहले हम किस चैप्टर बात कर रहे हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखो, हम लोग ने इस चैप्टर का टिल नाउ ये 17 लेक्चर है वो ठीक है, बट हम लोग ने अभी तक इस क्वेश्चन में टिल क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुंच चुके हैं। तो जो बच्चे लगातार कंटिन्यू किए हैं तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी तक नहीं किए, एक बार फ्लैशबैक में जाकर देख लो 1 से 16 वीडियोस तक, वहाँ पे कंटेंट के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। और कोई भी बच्चा यहाँ पे डायरेक्ट जंप ना करे 17th वाले पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अब टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जहाँ पे सब कुछ क्या हो गया मिक्सअप हो जा रहा है। जहाँ तुम सेक्रीफाइस गेनिंग भी सीख रहे हो, जहाँ गुडविल निकालना भी सीख रहे हो, उसका एंट्री भी सीख रहे हो, रिजर्व सरप्लस भी सीख रहे हो, एंड जो हमने लेटेस्ट पढ़ा है अभी 2 दिन पहले, दैट इज रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, वो भी इसमें आ गया। मतलब ये क्वेश्चन प्योरली 6 मार्क्स का है। और जहाँ इसमें हम एक एस्पेक्ट और जोड़ दें, ओनली 1 एस्पेक्ट, पता क्या? जितना ये पढ़ोगे भी अगले 20-25 मिनट के बाद जो क्वेश्चन लगवाएंगे हम, उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट अगर जोड़ दें तो तुम्हारा चैप्टर 3 बन जाएगा। बताओ क्या है वो चैप्टर 3? मैंने हिंट दे दिया, एडमिशन, कि एक पार्टनर का इस क्वेश्चन में एडमिशन भी दिखा देंगे ना। जो क्वेश्चन पिकअप करने जा रहे हैं उसमें सिर्फ इतना लिखा रहा है कि एक पार्टनर एडमिट भी हो रहा है, सिंपल, बाकी सब एज इट इज है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारे उस चैप्टर का बड़ा वाला सवाल जो भी आगे पढ़ने वाले हो। तो मतलब हम लोग जो अब पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली बोर्ड के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं जो हर साल आता है। तो कहीं ना कहीं अब तुम लोग बेसिक पे काम नहीं करो, बेसिक हो चुका, 17 वीडियो चल रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बड़े पार्ट पे आ चुके हैं, क्वेश्चन के मेजर पार्ट पे आ चुके हैं। तो लास्ट क्लास जो हमने क्वेश्चन लगाया था, क्वेश्चन 40 कौन सा था बोला? 41 लगाए थे ना। तो टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 42। और हाँ, हम तुम्हें इस बार क्वेश्चन 42 बताते वक्त 2-3 बातें नया बताएंगे, बाकी सब रिपीट होगा। जो नया पार्ट है वो आप फोकस मुझे करना है सिर्फ, ठीक है? बट जो रिपीट है पहले उसको दोबारा समझो ताकि वो अच्छे से रिकॉल हो जाए, समझ में आ जाए क्या हमने सीखा था लास्ट क्लास में। 42 क्वेश्चन नंबर सेम है एज लाइक क्वेश्चन 41, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। बता क्या? चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम तुम लोग के लिए क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रहे अब, बिकॉज अब क्वेश्चन बड़े वाले हैं ना, तो इन सारे क्वेश्चंस को लिखना मुश्किल है। तो अब यहाँ पे समझदारी क्या है कि हर एक बच्चे के हाथ में किताब रहे, बुक नहीं है तो एटलीस्ट न्यू बुक के PDF जो हम भेजें एक्सरसाइज का वो अपने पास रखो। मतलब क्वेश्चन तुम्हारे आंखों के सामने होना चाहिए, पहली बात। बिना क्वेश्चन के सिर्फ सुनोगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो अब हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना भी एक वर्ड का फर्क है। तुम्हारा बुक कहाँ है तुम लोग का? अच्छा कोई नहीं। जो मैंने कहा था कि एक वर्ड का फर्क है इस क्वेश्चन में, और जो मैंने लगाया था लास्ट टाइम उसमें, सुनो क्या है। तुम्हें यहाँ पे क्या क्या बातें दिया है, पहले कुछ बेसिक बातें लिखना भी होता है, सब इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, देयर आर 3 पार्टनर्स, क्वेश्चन 42 बात कर रहे हैं हम, जिनके पास ओल्ड बुक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन जस्ट मेक टैली, मिलाओ क्वेश्चन को मुझसे, जो बातें बोलेंगे तुम्हारे बुक में आई बिलीव 43, 44, 45 या फिर 41, 40, 39 आसपास मिल जाएगा। तो हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? PQR रेशो दिया है 1:3:2, PQR 1, 3 and 2, दिस इज देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है? फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टोटल बस देख लो, क्वेश्चन को मैच कराने के लिए 14 लाख रुपीस लिखा होगा, इनफ है। बाकी हमें अभी फिलहाल बैलेंस शीट से मतलब नहीं है। ये मैंने लास्ट में भी कहा था ना कि जब क्वेश्चन पढ़ते हो बैलेंस शीट काम का है बट नॉट इस वक्त काम का है। पार्टनर्स के नाम जान लो, उनका रेशियो इफ गिवन है ओल्ड वाला तो पिकअप करो, नहीं दिया तो मान लो इक्वल रहेगा, फिर आगे बढ़ो। बैलेंस शीट दिया है तो वो भी काम का है बट उसको भी होल्ड करो, छोड़ दो और आगे बढ़ते हैं। ऑन April 1 दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:6:5। तो यहाँ पे तुम्हें उन्हीं का क्या दिया है, 4, 6 and 5, दिस इज देयर न्यू रेशियो, उनका न्यू रेशियो भी दे दिया है, ठीक है? यहाँ तक ये जितना हम लिख रहे हैं उतना बोल रहे हैं ना, तुमको इन सारे चीज़ों पे काम करना होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। यहाँ टाइम तुम लोग वेस्ट मत करना एग्जाम टाइम पे।
तुरंत पढ़ो। रेशो दिया है ओल्ड न्यू, दैट्स इट। बैलेंस शीट दिया है इग्नोर्ड फॉर अ व्हाइल। अब आगे बढ़ो। तुम्हें उसके बाद इट वाज अग्रीड दैट, तुम्हें टोटल 7 पॉइंट्स नीचे दिए ना, तो ये सातों पॉइंट पे हमको एक एक करके काम करना होगा। बट ये सब काम करेंगे, अभी इसको भी इग्नोर करो, जंप करो 7 पॉइंट के बाद क्या लिखा है कि करना क्या है। पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रीपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब मैंने कहा था क्वेश्चन मैच करेगा 40 वाले से जो हम लास्ट टाइम लगवाए थे 41 वाले से। वहां भी कहा था प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, यहाँ भी कहा था प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, बस यहाँ पे एक नया क्या जोड़ दिया। अब क्या एग्जाम में दोनों आता है क्या? नहीं, वहाँ पे भी कोई एक पूछेगा। यहाँ दोनों इसलिए कहा है ताकि बच्चा जो अभी सीखा है रिवैल्यूएशन बनाना वो अब जनरल एंट्री भी सीख जाए। तो हम लोग भी क्या करने वाले, दोनों सीखेंगे बट एग्जाम में कोई एक आता है। इतना क्लियर है? और हम लोग पहले क्या करेंगे, जो आसान वाला है, कौन सा वाला, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। देखो 17th है, मुझे अच्छे से याद है, हम 15th वाला अपना कंप्लीट लेक्चर डेडिकेट किए थे सिर्फ रिवैल्यूएशन पे बात करने के लिए। उस दिन कोई न्यूमेरिकल लगाया, हम लोग लगाए नहीं थे ना। तो जो बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, इट्स रिक्वेस्ट वहाँ पे पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कर लो, उसके बाद यहाँ पे देखना। डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखो शायद समझना है, और हम भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगवाने जा रहे हैं क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर किया हुआ है। तो हम लोग सीधा आज क्वेश्चन पे आएंगे। तो अब देखो बात क्या है ना, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है जहां पे लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्टली बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, इसको फ्रेम करो। हालांकि इसमें एक चीज नहीं कहा हुआ, पता है क्या नहीं कहा है? इसमें नहीं कहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं कहा है ना। तो हम लोग वो भी सीख लेंगे अगर टाइम बचेगा तो पहले एक बनाते हैं। लाइन स्ट्रेट है ना, लाइन स्ट्रेट बना है ऑलमोस्ट, ठीक है, था एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल बना दे कि छोड़ दे, क्योंकि मेरा मोटिव है ना कि तुमको आज हम इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल भी बता दें और इफ टाइम बचे तो बैलेंस शीट तक बता दें। इतना एग्जाम में नहीं आता बट तुम्हारे नॉलेज की जरूरी है कि कैसे हम लोग ये सब करने के बाद अपडेटेड बैलेंस शीट तक बनाते हैं। तो वो भी देखा जाएगा, टाइम निकलेगा तो। पहले एक कर ले, क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक ही करते हैं पहले। अब इसमें कौन कौन सा टर्म आएगा टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जो बैलेंस शीट के बाद दिया होता है ना। और याद रखना जितना पॉइंट वहां पे एक्स्ट्रा दिया 7 पॉइंट, वो सब इसमें आएगा जरूरी नहीं है, क्या पता उसमें 1-2 पॉइंट ना भी आए, तो तुम्हें डिफरेंशिएट खुद करना होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक भी पॉइंट स्किप या इग्नोर नहीं कर सकते हो, मतलब वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। वो जो बात दिया है 7 पॉइंट में नीचे, उसका तुम्हें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना है, एंट्री बनाना है। तो इट डिपेंड कहाँ पे हो जाएगा, जब पढ़ोगे समझ में आ जाता है। तो पढ़ते हैं एक एक करके। पहला पढ़ो क्या लिखा है, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज गिवन। तो ऑब्वियस बात है, क्लेम अगर नीचे दे रहा है तो मान के चलो कि ऊपर WCR का रिजर्व दिया होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। अगर नीचे क्लेम की बात कर रहा है तो ऊपर दिया होगा, मान लो, एज्यूम कर लो, तो ऊपर दिया है, कितने दिया है, 60,000। एक काम करें, यहाँ पे पोस्ट करने से पहले एक बेटर रहेगा, इसका एंट्री अभी फ्रेम कर लेते हैं। जनरल एंट्री वो हमने सीखा है पूरा, मैंने एक लेक्चर दिया WCR पे, उसके वेरियस केस को बताने के लिए, याद है ना, जहाँ हमने 5 या 4 केस देखा था WCR का कि अब हुआ तो क्या होता है, कुछ नहीं कहा तो क्या होता है, इतना क्लेम आया तो कैसे बांटते हैं, याद आ रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे क्लेम की बात है तो इट्स बेटर पहले इसका एंट्री रिकॉल कर लो, यहाँ पोस्ट बाद नहीं किया जाएगा। तो पढ़ो क्या लिखा है, 1 लाख का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम दिखा रहा है। तो हम लोग पता क्या करेंगे इसके लिए, जो इसका पहला बनेगा जनरल एंट्री, कुछ समय एंट्री भी कहा था ना, तो वो भी कर लेता, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका पहला एंट्री क्या बनेगा, इफ मान लो क्लेम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं बताओ जरा। इफ क्लेम नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, WCR का जो ऊपर दिया होता है बैलेंस शीट लायबिलिटी दिया होता है रिजर्व WCR का, उसको हम पार्टनर से बांटने रख लेना। तो कैसे बांटते हैं, जितना हमारा रिजर्व होता है WCR अकाउंट डेबिटेड टू ऑल द पार्टनर्स। यहाँ कितने पार्टनर्स हैं, बट बिकॉज तुम यहाँ पार्टनर से बांट नहीं सकते हो,
हमारे पास ऊपर WCR था 60,000 का, एंड अगर क्लेम नहीं कहा होता तो बांट दिए होते हैं बिटवीन द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, बट यहाँ पे क्लेम है, और क्लेम का मतलब लायबिलिटी तौर पे पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा जो कि फर्म की लायबिलिटी है। तो यहाँ पे जो WCR क्लेम हुआ है, प्रोविजन फॉर WCC, ये CC क्या है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, और कितने क्लेम आया है 1 लाख का है। रिजर्व 60,000 का, क्लेम आ गया 1 लाख का। तो ये क्या दिखाता है, ज़्यादा खर्च हो रहा है 40,000 से एक्स्ट्रा, वो पैसा कहाँ से कवर अप होगा, वो पैसा कवर अप करने के लिए तुमको पैसा अरेंज करना पड़ता है। वो पैसा अरेंज कहाँ से होता है, बिल्कुल यहाँ पे तुम्हारा एक आएगा रीवैल्यूएशन एज अ बैलेंसिंग फिगर, कितने से आएगा। अब ये ध्यान देना कि अगर क्लेम की बात नहीं कहा होता तो हम उस पूरे 60,000 को बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में, बट यहाँ पे क्या हो गया, क्लेम आ गया था। तुमने क्लेम को कैसे एडजस्ट किया, क्लेम ज़्यादा था अगर ओवर द रिजर्व से, तो हमने उस बैलेंस को कवर अप किया रिवैल्यूएशन पैसा निकाल के, है ना। मतलब यहाँ पे तुम WCR पार्टनर से बांट ही नहीं पाए, क्यों नहीं बांट पाए, पैसे कम पड़ गए, उल्टा क्लेम देना पड़ रहा है। तो जो पैसे कम पड़े तुम वहाँ पैसे कहाँ से अरेंज कर रहे हो, रीवैल्यूएशन से। अब बताओ इसका यहाँ पे एंट्री होगा हाँ या ना। जिस भी जनरल एंट्री में ये टर्म आ जाए, क्या टर्म आ जाए, रीवैल्यूएशन, तो ऑब्वियस सी बात है वो एंट्रीज में आएगा। अभी तुम्हें 11th का रिकॉल करो, हाउ टू पोस्ट अ जनरल एंट्री इन दिस लेजर फॉर्मेट, याद है कैसे था, ट्रिक क्या था, जिसमें पोस्ट कर रहे हो वो नाम वहां पे किस साइड बैठा हुआ है, जिसमें पोस्ट करने जा रहे हो वो नाम रिवॉल्यूशन का उस एंट्री में कहाँ बैठा हुआ है, 2 जगह है डेबिट क्रेडिट, कहाँ बैठा हुआ है, तो कंप्लीट डेबिट को हाइड कर दो, कंप्लीट डेबिट को हाइड कर दो। कैसे हाइड करें हम, बस कुछ है भी नहीं, चलो इसे हाइड देते हैं। जब पूरा हाइड करोगे तो नीचे क्या दिख रहा है अपोजिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर WCC, तो वो नाम इसमें आएगा। अब वो नाम यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे टू WCC क्लेम, और अमाउंट कौन से पिकअप करोगे, जहाँ पे पोस्ट कर रहे हो वो नाम के आगे जो अमाउंट है 40,000 वो पिकअप करते हैं। ये सब प्रोसेस तुमने 11th क्लास सीखा हुआ है कि हाउ टू पोस्ट जनरल एंट्री इनटू लेजर, ये तरीका वहाँ पे था। अब सोचो जरा अगर वो एंट्री नहीं बनाए होते हम तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली पोस्ट कर पाते, बिल्कुल हाँ। पता कैसे कैसे पोस्ट कर पाते, लॉजिकली सोचो ना, हमारे पास क्लेम आ गया 1 लाख का, बट हमारे पास रिजर्व है 60,000 का, तो जो पैसे कम पड़ रहे हैं कहाँ से लाओगे, और पैसे लाने की बात हो रही है विच इंडिकेट एक्सपेंस फॉर द फर्म। और मैंने उस दिन बताया था रूल्स, क्या था रूल्स, कि डेबिट में क्या आता है, जब भी एक्सपेंस या लॉस की बात होगा तो इसमें आएगा डेबिट साइड में, और जब भी बात होगा गेन या इनकम का तो बात होगा क्रेडिट साइड का। तो तुम्हें 40,000 और अरेंज करना पड़ जा रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे डेबिट में आ रहा है। तुम्हें एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं चलना लेके, यहाँ तो बुक में दोनों कहा था, मैंने दोनों साथ बना दिया। अगर एग्जाम में सिर्फ ये कहा है तो सिर्फ इतना बनाओ, वो कहा है तो उतना बनाओ, दोनों तब करोगे जब दोनों कहेगा। क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो हमने पहला पॉइंट कितना सफाई से पूरा प्रॉपरली कर लिया, मतलब पहले वाले पॉइंट से जो एंट्री बनता या जो पोस्टिंग होता है दोनों काम हो गया, मतलब मैंने पहला पॉइंट कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या लिखा है, अ मोटरसाइकिल वैल्यू 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड। एक मोटरसाइकिल हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी के एसेट्स, लायबिलिटी होता है। एक मोटरसाइकिल तुम्हारे लिए क्या है, एसेट्स। अब उसमें लिखा है इट वाज बीइंग अनरिकॉर्डेड बट नाउ इट हैज टू बी टेकन इनटू द रिकॉर्ड ऑफ द बुक। लाइन पढ़ो, इसलिए कहते हैं बुक में तुमको देखना पड़ेगा, हम अब इस बार बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे नहीं तुम्हारे लिए। मतलब उसमें कहना चाह रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था तुम्हारे पास जिसको तुम्हें अब अपने रिकॉर्ड में लाना है। तो ये बताओ, एक एसेट्स को अगर अपने रिकॉर्ड में अब ला रहे हो, मतलब अभी तक रिकॉर्ड में था नहीं, अब लाना है, तो ये हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है, बोलो क्या है। एक एसेट्स जो अभी तक रिकॉर्ड्स में नहीं था लेकिन हमें उसको अब अपने रिकॉर्ड में लेकर आना है, तो दिस इज बेनिफिट फॉर अस कि हमारे पास एक मोटर व्हीकल अब आ गया, तो बेनिफिट जहां दिख जाए तो कहां रिकॉर्ड होगा, इधर। तो यहां लिखो
टू मोटर व्हीकल, ये नाम दिया है ना, और कितना अमाउंट दिया इसका 30,000। ये यहाँ पे क्यों आया है दोबारा कह दे रहा हूँ, क्योंकि अनरिकॉर्डेड था, ये हमारा क्या था तरीके से अनरिकॉर्डेड, और बिकॉज अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए फायदा होता है तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। क्लियर? अरे हाँ सॉरी, यहाँ लिखते हैं बाई, चलो इतना मेरा बड़ा गलती देखियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पे आ जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वॉज नॉट पेएबल एनी मोर। इस लाइन का मीनिंग तुमको समझना पड़ेगा। पहली बात है किसकी बात कर रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, तो ऑब्वियस बात है इसका मतलब ऊपर बैलेंस में दिया होगा तब यहाँ बात कर रहा है। तो ऊपर जाकर देखो कितने अमाउंट ये दिया है, 15,000 का लाइबिलिटी में एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इट इज नॉट टू बी पेड एनी मोर, मतलब अब इसको पे करना जरूरत नहीं है। तो एक लाइबिलिटी तुमने बना कर रखा हुआ तुमने बैलेंस शीट के अंदर, बट अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो पे नहीं करना है। तो ये बताओ जब पे नहीं करना है तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट या एक्सपेंस। एक लाइबिलिटी नहीं पे करना है, पे करना था जेन्युइनली बट अब नहीं करना है, तुम्हारा पूरा पैसा बच गया, पे नहीं करना पड़ा, कि फायदा ना है। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, इधर। कैसे लिखोगे, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। चाहो तो रीजन लिखो कि नॉट पेएबल, बट कोई इतना मतलब नहीं है, चलेगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू। अच्छा तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है किसे आप पुट किए जा रहे हैं, एंट्री बनाने रहा। देखो एक चीज़ था, WCR या IFR, जब इसकी बात करेगा तो एंट्री फटाक से फ्रेम कर लो, ठीक। बट जब बाकियों की बात कर रहा है, लाइक 1 2 जैसे नाम है ना, हम इसको एक साथ बना सकते हैं अभी आगे चल के, कोई बहुत ऐसा नहीं कि हमको अभी बनाने की जरूरत पड़ता है, ठीक। इसको हम होल्ड कर सकते थे। आगे देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू, TO लिखा है। टू मतलब क्या होता है, जितना था वहां से इतना हो गया। देखो पर है कितना स्टॉक, स्टॉक था 2,20,000 का, स्टॉक था 2,20,000 का। क्वेश्चन में कह रहा है इट वॉज इंक्रीज्ड टू 2,90,000। तो ध्यान देना यहाँ 2 का मतलब क्या है, उतना हो गया। तो मतलब तुमको चेक करना पड़ेगा कितने से बढ़ा ये जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज्ड चेंज कितने से हुआ है, इंक्रीज्ड अमाउंट अगर निकालते हो, जब गैप देखोगे तो गैप कितने का है, 70,000 का। दैट इज योर चेंज अमाउंट, कि हमारा स्टॉक उतने से क्या हो गया, बढ़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान रखना बढ़ा है, दिस इज बेनिफिट फॉर अस, तो यहां पे लिखोगे बाई, नाम क्या था स्टॉक, और चेंज हुआ है 70,000 से। कभी भी अपने एग्जाम में ये पूरा अमाउंट मत लिख देना, वहां कहा था ना कि इट वॉज इंक्रीज टू 290। मैंने कितने बच्चों को देखा है वो 2,90,000 लिख देते हैं यहाँ पे इधर, देखिए बार बार कहा गया है कि भाई ये जो रीवैल्यूएशन का लेजर है, यहाँ पे हमेशा हमको चेंज अमाउंट लाना होता है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा भाई कि 2,20,000 था, 290 हो गया, तो चेंज कितने से हो रहा है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता कि स्टॉक वॉज इंक्रीज्ड बाय 70,000, ऐसे लिखा होता कि स्टॉक वॉज इंक्रीज्ड बाय 70,000, तो बाय कह दिया तो इसका मतलब क्या है, बाय का मतलब क्या होता है, वो तुम्हें ऑलरेडी चेंज अमाउंट दे दिया है, तो सीधा 70 लिखो। अगर ऐसे कहा होता स्टॉक वॉज इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, अगर बाय कहीं लिख देगा तो मतलब तुम्हें चेंज अमाउंट दिया है, तुम डायरेक्टली वहां पे 1 लाख लिखो फिर। बट जहां 2 लिख कर देगा तो मतलब वो मॉडिफाइड अमाउंट दिया है, बढ़ जाने के बाद का अमाउंट दिया है, तुम्हें गैप खुद निकाल चेक करना होता है कितने से गैप है। क्लियर? चलो ये तुम्हारे समझाने की बात से ये हमारे कोई काम का नहीं था। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन द डेटर। ये क्या है,
पहली बात तो ये कि हमें अपने डेटर पे भरोसा नहीं है, मे भी वो पैसा कल को न दे, इस बात का हमको डर है, डाउटफुलनेस उनके ऊपर है, तुम उसके लिए प्रोविजन बनाने जा रहे हो, और प्रोविजन इज ऑलवेज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब बनाने की बात आएगी तो इट इज लायबिलिटी, मतलब एक तरह से एक्सपेंस है कि तुम अपना नुकसान देख रहे हो कि नुकसान हो सकता है मे भी फ्यूचर में, तुम प्रोविजन बना रहे हो, तो दिस इज लायबिलिटी और एक्सपेंस यू कैन से। तो यहाँ पे नाम आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, डेप्ट मतलब डेप्टर पे। इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्वेश्चन में लिखा है परसेंटेज दिया 5% का, तो ऊपर डेप्टर अमाउंट है ना, वहां से पिकअप कर लो, डेप्टर अमाउंट है 3,20,000 का, देखो बैलेंस में दिया हुआ है, तो उस 3 लाख जो लिखा 20,000 उसका निकालो 5%, कितना आएगा 16,000। हाँ सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख। तुमको ये पता होना चाहिए गुडविल का जो ये वैल्यूएशन की बात कर रहा है वो रीवैल्यूएशन में नहीं आता। मैंने कल लास्ट में कहा था कि फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन इसमें नहीं आता है, हाँ लेकिन ये काम का है और इस पे हम लोग काम करेंगे लास्ट में एकदम, अभी नहीं, ठीक है। सुनाई दिया, गुडविल का जो हमको वैल्यूएशन दिया है फर्म का, हम उस पर कब काम करेंगे, लास्ट में। अभी छोड़ दो पॉइंट को क्योंकि इसमें तो आएगा नहीं ना, तो इसको हम अभी इग्नोर कर सकते हैं फॉर अ वाइल। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, द वर्क ऑफ रिकंस्टिट्यूशन वॉज असाइन टू फर्म्स ऑडिटर। जो भी ये पूरा रेशो बदल रहा है और उसके वजह से जो भी इतना चेंजेस हो रहा है, चेंजेस तुमने इसके लिए किसी पर्सन को हायर किया था जो फर्म को ऑडिटर था, और तुम उसको पे कर रहे हो कितना रुपया, 20,000। हम जब भी पे करेंगे तो हमारा पैसा जाएगा, हाँ है ना, और पैसा कहाँ से निकाला जाएगा, रिवैल्यूएशन से ही निकाला जाएगा देने के लिए। तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो एक्सपेंस तो इधर आएगा। नाम क्या लिखे हो, सोचो नाम क्या लिखे हैं, पेमेंट हो रहा है तो टू कैश या बैंक, ठीक है ना, और कितना अमाउंट है 20,000। क्या हमारे पास और भी कोई टर्म बच गया रिवैल्यूएशन का, हाँ या ना, तुरंत देखो पॉइंट्स खत्म हो गए पूरे, है ना। और एक ही पॉइंट मैंने स्किप किया, गुडविल वाला, वैल्यूड वाला, उसकी बात में लास्ट में कर लिया जाएगा। तो बिकॉज सारे पॉइंट एंड अप हो गए, तुम लोग क्या करेंगे अब, तुरंत बताओ, ऊपर देखो, नहीं इसका बैलेंस नहीं करोगे पहले, बिकॉज सब कुछ एंड अप हो गया, तो अब आखिरी स्टेप क्या बचता है, रिवॉल्यूशन का बैलेंस निकालना। तो अगर तुम्हें कहें इसका बैलेंस निकाल, बताओ कहाँ जाएगा बैलेंस, तो इसका बैलेंस सॉल्व करो, जल्दी से करो। आई थिंक इधर ही बढ़ा आ रहा है क्योंकि 70 लिखा है, 70 30 1 लाख, या 1,15,000 आएगा, तो यहाँ पे उतनी आएगा। अब चेक करो गैप कितने का आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट टू प्रॉफिट विच हैज टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हेयर वी हैव 3 पार्टनर्स PQR, तो पैसा बटेगा उन तीनों में। गैप कोई निकाला है, देख लो जल्दी से। इसमें लिखा है प्रॉफिट 39,000, हम देख ले रहे हैं, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, प्रॉफिट कितना आ रहा है 39,000। तो उस 39,000 को हमें बांटना होगा इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:3:2। जब बांटोगे इन तीनों में, मतलब 1/6, 3/6 एंड 2/6, जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, कोई सॉल्व किया है, ये आया P का, ये आया Q का, ये आया R का। कितना आ रहा है, कोई देखा है, देख लो देख लो। एक तुम्हारा आएगा, इसका आधा कर देते हैं हम लोग, 1/6 है ना, पॉइंट में जा रहा है क्या, कहाँ गया, डिवाइड बाई 6, ये तुम्हारा आ रहा है 6,500, 6,500, 6,000 39 इंटू 1/6, 6,400, नहीं 65 तो सॉरी 6,500। कितना आया था इसका Q का, इसका हाफ करना है सिर्फ, 39,000 अपॉन में हाफ, 39,000 इंटू 1/2, ये आएगा 19,500। श्रेयस बैलेंस चेक कर लो कि उतना आ रहा है ना,
हम बैलेंस उतारे हैं बुक से देख करके, ये आएगा 13,000 और तीनों को जोड़ते हो तो तुम्हारा आएगा 39,000। मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है ना? ओके, अब ये तो तुमने सॉल्व कर लिया रीवैल्यूएशन वाला पार्ट, बिकॉज तुम्हें क्वेश्चन में कहा था यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट, एंट्री ऑल्सो। अब देखो दो तरीके थे एंट्री बनाने के, एक तो हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट ऐसे पड़े यहाँ पे पुट किए पे, हम उसी तरफ एक एक करके यहाँ पुट किए होते हैं, एक एक करके। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल यहाँ डेबिट में लिखा है ना, सॉरी लिखा है क्रेडिट में ना, तो इसका तुम अगर एंट्री फ्रेम करते हो क्या बनेगा इसका एंट्री, ये लिखा है क्रेडिट में, जहां तुमने एंट्री बनाया क्या बन जाएगा, मोटर व्हीकल डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। जब इसका बनाओगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। जब स्टॉक बनाओगे तो स्टॉक डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। बनेगा 3 एंट्री इस तरीके से। मैंने इन तीनों का रिफ्रेम किया है एंट्री में, बट इट्स बेटर तुम इन तीनों को क्लब करके एक साथ लिखो। कैसे? देखो ऐसे, ये सब जो 3 नाम लिखा है क्रेडिट में, जहां तुम एंट्री फ्रेम करते हो ये तीनों नाम आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा, तो एंट्री का जगह मोटर व्हीकल डेबिटेड और क्या नाम था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिटेड, स्टॉक डेबिटेड। कितना अमाउंटिंग का है, 30,000, 15,000 एंड लास्ट 70,000। और 2 एक सिंगल नाम लिखो रिवैल्यूएशन। अब जिसके मन में चले क्या मैंने किया है, तो ये तुमने पढ़ा है 11th क्लास में, एक वर्ड याद करो, कंपाउंड एंट्री। याद आ रहा है? कंपाउंड एंट्री याद है? जहां तुम तीनों को क्लब कर दिए, एक साथ लिख दिए, टाइम बचा हमारा। सिमिलरली यहाँ देखो, ये हमने इसका पोस्ट कर लिया ना, तो इसको छोड़ दो। बाकी देखो प्रोविजन और कैश, इन दो का भी एंट्री बनेगा, है ना? जो प्रॉफिट बांटे हो उसको अलग बनाएंगे हम लोग, ध्यान ना। WCC का हो चुका एंट्री पहला, प्रॉफिट का हम लोग करेंगे लास्ट में। जो ये 2 टर्म बीच के हैं इनका भी एंट्री फ्रेम करो। कैसे करोगे? ये 2 नाम डेबिट में है, जहां तुमने एंट्री बनाना शुरू किया, ये 2 नाम कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना अमाउंट है, 16,000। और क्या है, 2 कैश और बैंक 20,000। और ऊपर क्या आएगा हमारा 36,000 का रिवैल्यूएशन डेबिटेड। अब बिकॉज हमको ये सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था वो भी तुमको दिख रहा है, तुम सॉल्व आप किए हुए ना। हम चाहे तो डायरेक्टली अभी अपने टाइम बचाने के लिए इस प्रॉफिट वाले एंट्री को वहां तुरंत पोस्ट कर दें। कुछ किस तरीके से, ऑल पार्टनर्स का नाम कहाँ लिखा है, डेबिट में, तो वहां कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, तो एंट्री क्या बन जाएगा, 2P 2Q 2R। और कितना इनको पैसा मिला है, 6,500, 19,500 एंड लास्ट 13,000। और डेबिट में क्या आएगा, 39,000 से रिवैल्यूएशन। बट तुम लोग इस तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि क्या जरूरी है क्या कि तुम एग्जाम में इसको बना कर रखे हो अपने पास बैकअप में। एग्जाम में अगर जनरेटरी कहता है तो वहाँ तुमको डायरेक्ट ही बनाना ना। जब डायरेक्ट बनाने की बात आती है कैसे करोगे, तो हम तुम्हें जब कल एक सवाल और जब कराएंगे तो वहाँ तुमको सिखाएंगे कि बिना रिवैल्यूएशन के, इस आंसर के बिना हम किस तरह फ्रेम करते हैं जनरेटरी डायरेक्टली। यहाँ दोनों हमें करना था तो मेरा आसान हो गया ना। बट कल को अगर ये सवाल हमारा रहेगा उस तरीके से कि ओनली प्रिपेयर जनरेटरी, ओनली, बिना इसको बना, बिकॉज टाइम लग रहा है ना। तुम एग्जाम में ये कह रहा है सिर्फ, अब तुमने क्या किया, बैकअप क्लिप पहले बना दिया, फिर आप रिपोस्ट कर रहे हो, रिवर्स जा रहे हो, तो टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट कैसे बनाते हो उसका तरीका होता है, वो हम लोग कल सीखेंगे। आज मैंने क्या किया है, इस पूरे को रिवर्स वहां पे पोस्ट किया सिर्फ। ओके, अब लास्ट स्टेप सर आए क्या, ओके, लास्ट स्टेप क्या था, या तो मैंने इसमें एक पॉइंट छोड़ा था, कौन सा पॉइंट। अब गुडविल का जब जब बात आता है वैल्यूड वाला, तो हमें उस वैल्यूड गुडविल को एडजस्ट करना होता है बिटवीन द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। याद आ रहा है? तो यहाँ पे रेशियो बदलते वक्त
कौन पार्टनर गेन किया है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, वो तो हमको पता ही नहीं है ना। तो अब यहाँ तुमको बेसिकली क्या करना होगा, जब हमारे पास यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया था कितना 132 PQR का, न्यू हमारे पास कितना है 465। इन दोनों को सॉल्व करके कौन मुझे बताएगा कि कौन इसमें से गेन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। सॉल्व कर पाओगे, हाँ है ना, ये तुमने बहुत बार की हो। गेनिंग पार्टनर या सेक्रीफाइस पार्टनर कौन है, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू था ना। एंड सॉल्व करते वक्त अगर प्लस में आ गया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ गया तो गेन, कुछ ऐसे ही था। तो जब तुम लोग सॉल्व करोगे यहाँ पे, हम अब इस बार तुम सॉल्व करना, हम तुम लोग छोड़ रहे हैं। सिर्फ इतना बताओ PQR का सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, हम माइनस नहीं कर रहे हैं। ओके बेटा, यहाँ तुम लोग देख सकते हो मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या पाया, P गेन कर रहा है, Q सेक्रीफाइस कर रहा है और R का इत्तेफाक से 0 आ गया। 0 इंडिकेट नो गेन नो सेक्रीफाइस, मतलब वो R से मतलब नहीं है। अब हमारा सारा जो फोकस है कहाँ जाएगा, सिर्फ P और Q पे। तो एक बार अब एंट्री पे जोड़ दो। हमारे पास इस क्वेश्चन में पता है क्या था, फर्म का वैल्यूड गुडविल दिया था ना, और दिया कितना था 1 लाख। तुम्हें इसी 1 लाख का एंट्री पास करना है एडजस्टमेंट वाला। तो कैसे पास करोगे, बताया था ना मैंने, याद करो। तुम्हें ये गुडविल निकालना नहीं पड़ा, तुम्हें बना बनाया दिया था, तुम्हारा एक काम आसान था, बस हमको इसका एंट्री पास करना है। कैसे पास होगा, जो सेक्रीफाइस किए हैं दे विल बी रिटर्न एट क्रेडिट साइड, एंड जो गेन किए हैं वो कहाँ जाएंगे। ये हम जो एंट्री बनाने जा रहे हैं, ये एंट्री रीवैल्यूएशन के लिए नहीं है, ये बेसिकली हमारे जो फर्म का गुडविल दिया था वैल्यूड वाला, नहीं दिया होता बनाते नहीं एंट्री, बट बिकॉज क्वेश्चन में दिया है तो बनाना पड़ेगा। और एंट्री क्या हो जाएगा, P सेक्रीफाइस था, सॉरी गेन था, तो P कैपिटल कौन डेबिटेड टू Q जो सेक्रीफाइस कर रहे थे। यहाँ पे R का नाम नहीं आएगा बिकॉज R से कोई मतलब ही नहीं था। इसका अमाउंट कैसे लिखोगे, जितना फर्म का गुडविल था वैल्यूड वाला इनटू जितना वो गेन या सेक्रीफाइस किए हैं 3/30। ऐसे इनका भी निकालो, 1 लाख इंटू 3/30। सॉल्व करने पे तुम्हारा आ रहा है आई थिंक 10,000, है ना, चेक कर लो। इतना क्लियर है क्या, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, जल्दी बोलो सर हैं क्या हमारा सवाल यहाँ पे एंड अप हो गया, नहीं। फॉर्मेलिटी में सही एक बार इतना कुछ हो जाने के बाद, जहाँ तुमने बाहर के सारे पॉइंट कंसिडर किया, कुछ छोड़ा नहीं है, एक बार फॉर्मेलिटी में बैलेंस शीट जाके देखा करो, क्या पता वहाँ पे कुछ छूट गया हो जो नीचे ना कहा हो, ऐसा होता है कभी कभी। तो ऊपर जाके देखोगे ना, देखो एसेट्स में तुम्हें जानबूझ के एक वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू 1,10,000 और जो उसका अपना बुक वैल्यू है वो दिया है 1,25,000 लिखा है ना, 1,25,000। तो ये क्या दिखाता है, इन्वेस्टमेंट 1,25,000 था बट एज पर मार्केट कितना हो चुका है 1,10,000। 15,000 से क्या हो गया है, जल्दी बोलो, 15,000 से हमारा इन्वेस्टमेंट क्या घटा है ना, है ना। तो इसका भी एंट्री बनेगा कि बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट घटा है तो हम क्या करेंगे, ये जो IFR होता है, IFR जो देखो बगल में दिया होगा लायबिलिटी में 45,000 का दिया है ना, ये भी तो नॉर्मली क्या करते हैं, इस IFR क्या करते हैं नॉर्मली, आमतौर पे अगर तुमसे कहें इस IFR को भी बांटो पार्टनर्स के बीच में बिकॉज ये रिजर्व है, तो एंट्री कैसे बढ़ता है इसका, IFR कौन डेबिटेड, जिस तरह तुमने WCR किया था इसका भी होता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो इसका भी एंट्री बनेगा। हम भले बना नहीं रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट स्टिल इसका बनने वाला था, तो ये ऊपर दिया था नीचे नहीं दिया था। तो IFR डेबिटेड नॉर्मली क्या होता है, हम पार्टनर से बांट देते हैं, तो नीचे टू ऑल द पार्टनर्स नेम इन द ओल्ड रेशियो, बट बिकॉज ऊपर बैलेंस शीट के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज दिखा रहा था, कितने से 1,25 हमारे अकॉर्डिंग है,
1,10 हो चुका मार्केट में, तो 15,000 से हमारा इन्वेस्टमेंट घटा है ना। और जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होता है तो पैसा कहाँ से निकालते हो? IFR था यहाँ पे 45,000 का, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज यहाँ हुआ है ना, तो उस पैसे का कवरअप हम इस IFR से ही करते हैं, क्योंकि इसीलिए बनता है कि जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो पैसा वहाँ से निकाला जाएगा। अब जो पैसा बचा रिमेनिंग कितना बचा चेक करूँ, गैप अगर करते हो तो आता है 30,000। इसी तुम्हें 30,000 को बिटवीन ऑल द पार्टनर्स बांटना है उनके ओल्ड रेशो में। अब देखो बार बार कह रहे हैं एंट्री इसका भी बन रहा है। कल को अगर तुम बनाए होते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पता है ये भी उसमें बांटा गया होता, तो मतलब इसका एंट्री बनना वैसे भी था, तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। हाँ, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज नहीं होता तो हम कंप्लीट इस 45 बांटते हैं ओल्ड रेशो में। बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट डिक्रीज दिखा रहा है तो हमने क्या किया, पहले उसको वहाँ से कवर अप किया। अब जो पैसा बचा 30,000 बांटो उसको बिटवीन 2P 2Q एंड 2R, और जब बांट लोगे तब तुम्हारा ये एंट्री फाइनलाइज होगा। कैसे बांटोगे? 30,000 इंटू 1/6, सॉल्व करो उसको, कितना आएगा, इंटू 3/6, 30 इंटू में 2/6। कोई सॉल्व किए? बताओ कितना आ रहा है? 5,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, अब जाके हमारा ये सवाल का टोटल एंट्रीज कवर हुआ है। हालांकि मैंने तुम लोग को वो तरीका सिखाया नहीं आज कि अगर तुम्हें डायरेक्ट एंट्री बनाना हो बिना लेजर के तो कैसे करोगे। अभी हम दोनों साथ लेके चलते हैं, और तुम्हें दोनों क्यों आज फिर बताया हम कि तुम लोग को जो ये अप्रोच सिखाए थे वो एक लेवल पे क्लियर हो। एंड एंट्रीज में कुछ हार्ड नहीं था, जितना बस मैंने क्या किया इसमें तुमने बस यही फोकस अगर किए होगे ना, तुमको ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा होगा जहाँ मैंने कंपाउंड वाला तरीका लगा दिया। अगर तुम्हें कंपाउंड टफ लगा तुम इसी को लिखो 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार लिखोगे, जैसे मैंने कहा मोटर व्हीकल डेबिटेड 2 रिवोल्यूशन, आउटलाइन पेमेंट डेबिटेड 2 रिवोल्यूशन, तुम्हें लिखना पड़ेगा 3 बार से, बाकी होगा वैसे ही। तो जो तुम्हें एंट्री 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, तुम्हारा एंट्री ज़्यादा दिखेगा, मार्क्स तो भी फुल पाते हो, मार्क्स कटता नहीं है। बट ये तरीका परफेक्ट होता है। बट बिना इसके कैसे बनाओगे वो लोग कल सीखा जाएगा, आज इसको ढंग से देख लो। होपफुली देखो हम लोग ने अभी जितना फोकस किया है वो रिवैल्यूएशन पे किए हैं। इसी क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया जा सकता था, बट यहाँ मैंने बनाया नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इतना इसको रोकते हैं। कल अगर होगा तो करवा देंगे, अदरवाइज हम लोग कल सीखेंगे पहले इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में एंट्रीज हमेशा आता है। हाँ, एक आखिरी बात था, ये अमाउंट जो है जिसको तुम एक तरह से लॉस कह रहे थे, है ना, जो मैंने डायरेक्टली यहाँ से उठा के वहाँ लिख दिया ना, तो यहाँ तुमको पूरा बैलेंस निकाल के चेक कर पा रहे थे। अगर तुम्हें सिर्फ एंट्री पास करना होता ओनली एंट्री, तो वो बैलेंस कैसे निकालते हो कल सीखा जाएगा। अभी फिलहाल इसको ढंग से देख लो। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का सवाल हम बार बार कह रहे हैं, एडमिशन रिटायरमेंट वहाँ तक आने वाला है, बस वहाँ पे एक एक्स्ट्रा जोड़ेगा एडमिशन या रिटायरमेंट डेथ। बाकी जो यहाँ पढ़ो 90% यही पूरा वहाँ पे है, बस वहाँ 10% नया क्या रहेगा जो वहाँ का चैप्टर नाम है कि कहीं पे एडमिशन, कहीं रिटायरमेंट, कहीं डेथ। तो जो यहाँ सीख रहे हो कुछ भी वेस्ट नहीं है, बार बार कैसे ध्यान दो। एंड जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसमें दोनों प्रैक्टिस करना, इफ़ पॉसिबल क्वेश्चन नंबर 43 44 ट्राई करना। बाकी में क्वेश्चन और लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलो इतना लिख लो, बाकी कल जब मिलेंगे तो आगे नया क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।